हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। कुछ समय मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने आपको बताया था कि आपको निफ्टी 50 का जब भी पी लेवल 24 को क्रॉस करता है तो आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। हालांकि देखो, कभी भी एएमसीज किसी भी तरीके से आपको ये कम्युनिकेट नहीं करेगी, ना आप उनका कभी किसी तरीके का कोई कैंपेन देखेंगे जिसपे आपको ये बताया जा रहा है कि इस समय मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ऊपर है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। एएमसीज की जेब में पैसा पड़ा हुआ है, या आप इस तरह समझिए कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप भी नहीं चाहोगे कि आपकी जेब से कोई पैसा निकाले। इसलिए एएमसीज भी ऐसा नहीं चाहती है कि उनकी पास जो पैसा पड़ा हुआ है, यानी उनके पास जो एयूएम है, वो इन्वेस्टर्स विड्रॉ करें। इसलिए आप देखोगे किसी भी तरीके के ना कोई कैंपेन देखोगे, किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन आपको नहीं मिलेगा जहाँ ये बताया जा रहा है कि प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। लेकिन मैं बता दूं गाइस कि देखो, इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप टाइमली एग्जिट करो। आज इस वीडियो में जो मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ ऑब्जर्वेशन भी बता रहा हूँ कि एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू मेक अ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, अब आज हम इस वीडियो में 3-4 चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। पहला कि देखो सर, मार्केट का पी लेवल आज 31 है, 31 की रेंज को क्रॉस कर चुका है, तो ऐसा क्यों है। दूसरा, तो अब हम करें क्या अगर मार्केट का पी लेवल 31 को क्रॉस कर चुका है, तो अब हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तीसरा, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ आपको, कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो वो प्रॉफिट बुक करने के बाद पैसा कहाँ रख सकते हो, वो अप्रोच भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते कि देखो, मार्केट का पी लेवल आज 31 क्रॉस कर गया, ऐसा क्यों है। देखो, काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2014 के बाद 2017 के बाद मार्केट का पी लेवल 24 के ऊपर ही है, तो यानी 3 साल हमें निवेश नहीं करना है। तो इस वीडियो का मैं उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मार्केट का पी लेवल 31 को क्रॉस क्यों कर गया। तो इसके पीछे समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि पीई रेशोस का बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है। तो देखो गाइस, पीई रेशो का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि जब मार्केट प्राइस को आप डिवाइड करते हो अर्निंग पर शेयर से। यहाँ पे मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं हम निफ्टी 50 की, यानी शुरू की टॉप 50 कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में, उनके मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। वो है नोमिनेटर आपका इस फॉर्मूले में, और डेनोमिनेटर है अर्निंग पर शेयर ऑफ द टॉप 50 कंपनीज, यानी उन टॉप 50 कंपनीज की अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो ईपीएस है। तो जब नोमिनेटर और डेनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे हम पीई रेशोज का फॉर्मूला, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, पीई रेशो बढ़ेगा कब। पी रेशो बढ़ने के दो रीजंस हैं। या तो न्यूमरेटर आपका बढ़े लेकिन अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट रहे, यानी मार्केट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट बढ़ रहा है लेकिन ईपीएस अर्निंग पर शेयर सेम है, कांस्टेंट है, तो भी आपका पीई रेशो बढ़ेगा। लेकिन दूसरा रीजन क्या हो सकता है पीई रेशो बढ़ने का, अगर मार्केट स्टेगनेंट भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन अर्निंग पर शेयर यानी डेनोमिनेटर रिड्यूस होता है, डेनोमिनेटर गिरता है, तो भी आपका ईपीएस यानी तो भी आपका मार्केट पीई यानी निफ्टी का पीई बढ़ेगा। यानी न्यूमरेटर या तो बढ़े और ईपीएस यानी डेनोमिनेटर सेम रहे तो भी आपका मार्केट पीई बढ़ेगा, या न्यूमरेटर सेम रहे और डेनोमिनेटर यानी ईपीएस कम हो तो भी आपका पीई बढ़ेगा। लेकिन अभी आज जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हो आप, या जो आप जिस तरीके का पैटर्न देख रहे हो जो कि कभी हुआ नहीं है, बहुत यूजुअल चांसेस होते हैं, वो हो रहा है। एंड ऑल दिस थिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19। बिलीव मी, मैं आपको बताता हूँ अभी हो क्या रहा है कि मार्केट प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट्स इन द मार्केट, बट अर्निंग पर शेयर भी कम हो गई है। ईपीएस यानी आप देखोगे तो ईपीएस भी आपका कम हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कि ईपीएस का सिचुएशन क्या है। तो सर देखिए, यानी जो शुरू की टॉप 50 कंपनीज है, अप्रैल में 27 अप्रैल 2020 की बात करें तो जो निफ्टी 50 का जो ईपीएस था इट वाज 446.91। आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा यहाँ पे कि ईपीएस और निफ्टी 50 पीई का मार्केट प्राइस का एक आप चार्ट में देखिए कि दोनों अभी ईपीएस भी गिर गया और निफ्टी मार्केट प्राइस भी बढ़ रहा है। अभी 27 अप्रैल 2020 में ईपीएस था 446.91, लेकिन मालूम है कि आपको आज 14 अगस्त में ईपीएस कितना है, इट इज़ 359.55, यानी कंपनी की जो अर्निंग है पर शेयर इट इज़ रिड्यूस टू 359.55।
मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप 50 कंपनीज ऑफ द इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। यही अगर हम ईपीएस की बात करें तो सर गाइस आपको मालूम है 2014 में कितना ईपीएस था अपना इन्हीं टॉप 50 कंपनीज का? इट वाज 355। मतलब लगभग जो 6 साल पीछे, लगभग 6 साल पीछे हम अर्निंग पर शेयर के पर्सपेक्टिव में पीछे जा चुके हैं। और दिस इज द रीजन, क्योंकि मार्केट प्राइसेस बढ़ रहा है और ईपीएस कम हो रहे हैं, इसीलिए आज आप मार्केट का पी लेवल 31 की रेंज को देख रहे हो। यानी मार्केट का वैल्यूएशन जो भी बढ़ रहा है फंडामेंटल रीजन की वजह से नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट। आज क्या हो रहा है कि हर कोई निवेश कर रहा है, मार्केट डेली बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि हर कोई नया इन्वेस्टर है वो भी पैसा लगा रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है दूसरे को देख के, न्यूज़ बेस्ड इकोनॉमी न्यूज़ को देख के या सेंटीमेंट्स को देख के पैसा लगा रहा है। इसी रीजन से मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजंस नहीं है। अगर देखो अर्निंग पर शेयर स्टेगनेंट रहती, अर्निंग पर शेयर बढ़ती और मार्केट का पीई रेशो भी मार्केट भी बढ़ता तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है लेकिन ईपीएस अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है। तो ये ही एक रीज़न है कि अभी मार्केट का वैल्यूएशंस फेवर में नहीं है, मार्केट का वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड है। मतलब जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहा है, इसलिए अभी इस समय आपको निवेश नहीं करना चाहिए। इक्विटी फंड्स, इक्विटीज़ में लमसम पैसा तो आपको लगाना ही नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। साथ में रही बात सर एसआईपी की, तो एसआईपी के लिए मैं आपको बताता हूँ। एसआईपी में अगर देखो बहुत लमसम अमाउंट की एसआईपी जा रही है तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप अपने एसआईपी को रोक सकते हो। अगर बहुत कम अमाउंट की एसआईपी जा रही है तो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जो भी अभी तक आपने पूंजी तैयार करी है, जो भी आपने अभी तक पैसा निवेश करा है, लॉन्ग टर्म से आपकी एसआईपी चल रही है, उसमें जो भी प्रॉफिट बुक हुआ है, जो भी प्रॉफिट दिख रहा है, उस प्रॉफिट को बुक जरूर कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं देखो आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलरली ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप में से काफ़ी लोग बोलोगे कि सर 2017 के बाद तो मार्केट का पी लेवल 24 को ही है, तो क्या 3 साल हम निवेश नहीं करें? तो गाइस बिल्कुल भी निवेश मत कीजिए, मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको एक यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट में दिख रहा होगा कि जब भी मार्केट का पीई लेवल 12 से नीचे है उस समय जो भी आप चाहे एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हो, चाहे लमसम निवेश कर रहे हो, जो भी इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हो, एसआईपी में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ यूनिट्स मिल रही होंगी। उस यूनिट्स पर अगर 3 साल के रिटर्न्स की बात करें विद इन अ नेक्स्ट, आपने उस दौरान उस मार्केट के पी लेवल पर 3 साल में जो रिटर्न्स कमाए उन यूनिट्स पर वो 38.7% कमाए अगर मार्केट का पी लेवल 12 से कम है। 5 ईयर्स रिटर्न 29.2, 7 रिटर्न्स 22.3 और 10 रिटर्न 17.8%। लेकिन जब भी मार्केट का पी लेवल 24 से क्रॉस करता है, आज तो 31 पर है, तो आपने जो भी यूनिट्स उस समय खरीदी है, अभी जैसे कि 31 की प्राइस पर आपको मिल रहा है, तो इस समय 3 साल में जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव ही रहे हैं आपके। 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो वो भी 3.4%, 7 रिटर्न्स की बात करें तो वो 9%। मैं यहाँ पे फिर भी आपको 24 की बता रहा हूँ, अभी तो मार्केट 31 की प्राइस पर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर 2017 से लेके अभी तक तो मार्केट बढ़ रहा है एंड 2017 में मार्केट का पीरियड 25 था, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको इसका भी एक ट्रेंड कि देखो सर 18 जुलाई 2017 में मार्केट का पी लेवल 24 को क्रॉस करा। उस समय से लेके अभी तक 13 अगस्त 2020 की बात करें तो 31 की रेंज पर है। तो आपको मालूम है सर, आपने अगर निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा निवेश किया होता तो आपने कितना रिटर्न्स कमाए हैं इस दौरान, इस पीरियड में? यू अर्नड ओनली 5.65% CAGR रिटर्न्स। तो इसीलिए कभी भी अगर हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन देखोगे, आप जो भी यूनिट्स खरीद रहे हो इस 24 के ऊपर प्राइसेस पर, 24 के पी लेवल पर, आपने उन यूनिट्स पर रिटर्न्स नहीं जनरेट करे। अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि सर अब ये प्रॉफिट बुक करने के बाद, चलो ठीक है समझ में आती है, प्रॉफिट बुक करना है, समझ में आ गया, तो प्रॉफिट बुक करने का रखना कहाँ है? तो सर देखो मैं आपको 2 ही ऑप्शंस बताऊंगा और इट डिपेंड्स कि आप किस इन्वेस्टमेंट क्लास में आते हो और उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो। एक पैटर्न भी मैंने नोट करा है जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ और आप भी नोटिस करोगे। तो गाइज देखो, जब भी आप मार्केट का पी लेवल 24 को क्रॉस करता है, आपके पास 2 ऑप्शंस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। 24 से ऊपर क्रॉस करते जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है, चाहे एसआईपी के थ्रू कराओ चाहे लमसम के थ्रू कराओ, अगर उस पर प्रॉफिट दिख रहा है
तो उस प्रॉफिट को बुक कीजिए और उस पैसे को या तो एफडी में रखिए या दूसरा ऑप्शन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एफडी में देखो आप बोलोगे कि सर 5-6% रिटर्न मिलते हैं, कंपेरेटिवली काफी कम है। तो देखो गाइस बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन आप कॉर्पोरेट एफडी में भी जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट एफडी किसी भी कंपनी की एफडी लीजिए। मैंने देखा है कि अभी बहुत सारे ऐप्स ने टाइप्स करे। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस की एफडी, बजाज फाइनेंस में HDFC लिमिटेड की एफडी, वहाँ पे दे आर गिविंग अ 7% प्लस रिटर्न्स इंटरेस्ट दे रहे हैं अभी भी। इवन आप इन इक्विटी फंड से तो बेटर ही कमाओगे। और क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपना प्रॉफिट सेव करके चलना है, प्रोटेक्ट करके चलना है, तो एफडी एक बेटर ऑप्शन है अगर आप कंजर्वेटिव क्लास के हो, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। मैंने देखा है कि अभी रिसेंटली मैं जस्ट नोटिस कर रहा था कि ईटी मनी ने भी बजाज फाइनेंस के साथ में एफडी लॉन्च करी है जिस पर दे आर गिविंग अ 7% प्लस इंटरेस्ट। तो आप इस तरीके के ऑप्शंस देख सकते हो। बजाज फाइनेंस का एफडी इज अ वेरी सेफ एफडी। मैं देखो ये कोई यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द थिंग्स की ऑप्शंस अवेलेबल है। इसी के साथ में HDFC लिमिटेड की एफडी भी नोटिस कर सकते हो, वहाँ पे भी है। और ईटी मनी ने भी जैसे मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस की एफडी लॉन्च करी है। इसके अलावा लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करके रखना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी SBI की, दूसरे बैंक्स की एफडी कर सकते हो। वहाँ पे भी आपका कम से कम जो भी प्रॉफिट कमाया है वो प्रोटेक्ट रहेगा, वो सेफ रहेगा। दूसरा ऑप्शन जो मैंने नोटिस करा है, जो मैं आपको बताना, अगर देखो इफ यू आर ओके विद थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ ओके हो, और इफ यू वांट टू मेक वांट टू अर्न अ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, तो व्हाट यू कैन डू, मैंने ये नोटिस करा है, मैंने ऑब्जर्वेशन नोटिस करा है। देखो गाइस, जब भी मार्केट का पी लेवल 24 को क्रॉस करता है ना, आप क्या करो, जो भी आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ है उस पैसे को गोल्ड में लगा दो। गोल्ड में मैं यहाँ पे SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पैसा लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन उस पैसे को आप गोल्ड ETF में लगा सकते हो। ETFs खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ETFs खरीदने के ऑप्शंस डीमैट के थ्रू खरीद सकते हो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, जहाँ से भी खरीदना है, एंजल, बहुत सारे डीमैट ऑप्शंस अवेलेबल है, 5 पैसा, जहाँ से भी खरीदना है आपको, आप ETFs ले सकते हो। अब देखो मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो मैं आपको 10-15 साल का कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट का PE लेवल 25 को क्रॉस करा है और उस समय आपने जो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स है उस पर जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को अगर गोल्ड में रखा है वर्सेस आपने उस पैसे को कंटिन्यू रखा है टॉप 50 कंपनीज में, निफ्टी में, तो दोनों में रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। सो सर 10 अक्टूबर 2007 में निफ्टी का पीई लेवल था 25 को पहली बार क्रॉस करा, 25 की रेंज को क्रॉस करा। 17 जून 2008 तक मार्केट का पी लेवल दोबारा 22 की रेंज पर, जो उसका एक एवरेज है 22-23, उस पर दोबारा आ गया। अगर इसी पैसे को आप निफ्टी 50 में रहने देते तो आपको पता है कितना रिटर्न्स कमाते आप कमाते -19.8% CAGR रिटर्न्स। लेकिन अगर आप इसी प्रॉफिट को बुक करते और उस पैसे को निवेश करते गोल्ड में, गोल्ड ETF में, बेसिकली मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि आप किस तरीके से टेक्निकल कॉल ले सकते हो। अगर आप इसी पैसे को गोल्ड में निवेश करते, प्रॉफिट बुक करते और प्रॉफिट को गोल्ड में निवेश कर देते, तो आप मालूम है आप कितने रिटर्न्स कमाते हैं CAGR बेसिस पर? यू कुड अर्न 46.02% CAGR रिटर्न्स। अब यही एक दोबारा इंस्टेंस हुआ जब मार्केट का पी लेवल दोबारा 25 को क्रॉस करा पहली बार 15 अक्टूबर 2010 में, तब दोबारा मार्केट का पी लेवल 25 को क्रॉस करा और 30 जून 2011 तक मार्केट का पी लेवल दोबारा 22-23 की रेंज पर आ गया। अगर सर आप इसी समय निफ्टी या इक्विटी फंड्स में, निफ्टी 50 में रहते तो आप रिटर्न्स कमाते -8.5%, यानी जो भी आपने यूनिट एलोकेशंस मिली है, जो यूनिट्स आपने खरीदी है, इस समय पैसा जो इंस्टॉलमेंट्स दी है, उस पैसे पर आपको लॉस होता। लेकिन अगर आप सही समय पर टेक्निकल कॉल लेते और 25 की रेंज पर क्रॉस करा और उस समय पैसा आपने प्रॉफिट बुक करा और प्रॉफिट को बुक करके गोल्ड में रखते, तो आप इस पीरियड में कमाते CAGR रिटर्न्स, अगर गोल्ड में रखते 16.74% CAGR रिटर्न्स। तीसरा इंस्टेंस जीता जागता एग्जांपल है। सर 2017 के बाद से मार्केट का पी लेवल 24 को क्रॉस कर रहा है। अगर 18 जुलाई 2017 को मार्केट का पी लेवल 25.17 था, आप तब से लेके 13 अगस्त 2020 तक निवेश करते, निफ्टी में बने रहते, स्टे विद योर SIP वाला कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार सुना होगा, लॉन्ग टर्म निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसी अप्रोच को फॉलो करते तो सर आप रिटर्न्स कमाते सिर्फ 5.65%। आई एम टॉकिंग कंजर्वेटिव साइड की। अभी तो मार्केट बढ़ गया है, आपको मालूम है मार्च में अगर यही पैसा आपका लॉस में होता,
लेकिन आप 18 जुलाई 2017 में निवेश करके 13 अगस्त 2020 तक अपने निवेश को कंटिन्यू करते तो आप सिर्फ 5.65% CAGR रिटर्न्स कमाते। लेकिन अगर इसी पैसे को आप गोल्ड में निवेश करते गाइस, तो आप CAGR रिटर्न्स कमाते 22.26% इन दिस लास्ट 3 ईयर्स। और इन दिस लास्ट 3 ईयर्स आप इक्विटी में निफ्टी 50 में 5-5.5% रिटर्न्स कमाते। अब देखो लोगों के मन में ये सवाल आएगा, सर एग्जिट लोड लगेगा। तो देखो मैं बता दूं गाइस, देखो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। रीजन क्या है, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने 6 महीने पहले SIP स्टार्ट करी और आज से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। आपको ये देखना है कि आपकी कोई लॉन्ग टर्म SIP चल रही है। अगर आप आज से भी SIP कर रहे हो तो ये अप्रोच आप लॉन्ग आगे फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी कोई पुरानी SIP चल रही है, पुराना लमसम पैसा है, तो आप इस अप्रोच से जा सकते हो। तो देखो जब भी आप एग्जिट करते हो तो फीफो का रूल लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी आपने जो 5 साल पहले जो SIP ली होगी, जो भी प्रॉफिट बुक करोगे, तो प्रॉफिट बुक करने का मतलब है आपने कुछ यूनिट्स विड्रॉ करी है, तो जो पुरानी SIP की यूनिट्स है पहले वो विड्रॉ होती है एज अ रूल। तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता अगर आप 1 साल के बाद उस यूनिट्स को विड्रॉ करते हो। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पूंजी निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लीजिए, प्रिंसिपल पार्ट को रहने दीजिए। SIP लॉन्ग आपकी ज्यादा नहीं जा रही है, छोटे अमाउंट के SIP है, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जो भी पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, पूंजी जमा की है, उस प्रॉफिट को पहले प्रोटेक्ट कर लीजिए। और प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि या तो कंजर्वेटिव हो तो FD, और अगर इफ यू आर ओके विद द सम वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में, लेकिन इफ यू वांट टू मेक अर्न रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो गो विद गोल्ड। तो ये कुछ अप्रोचेस थे, कुछ स्ट्रैटेजी थी जो बेसिकली मैंने आपको बताया। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि सर इस पे तो टैक्सेस लगेगा। तो टैक्सेस भी समझिए सर कि इक्विटी फंड्स पर टैक्सेस आपका लगता है कि जो भी यूनिट्स को 1 साल कंप्लीट हो चुका होता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। 1 लाख तक के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता इन फाइनेंशियल ईयर। 1 लाख से ऊपर जो भी है उस पर 10% टैक्स लगता है। यानी अगर आपने 1,10,000 रुपए प्रॉफिट कमाया तो सिर्फ 10,000 रुपए पे 10% टैक्स लगेगा। इसकी बैक टेस्टिंग मैं करके रख चुका हूं ऑलरेडी, पहले से मैंने की हुई है कि अगर आप इस अप्रोच से जाते भी हैं और अगर आपको टैक्सेस लगता भी, हालांकि टैक्सेस नहीं लगेगा, अगर आप 1,10,000 रुपए प्रॉफिट है, आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तो ठीक है। तो भी अगर आप ये कैलकुलेशन लोगे तो भी आप अगर 20 साल 25 साल में इसको एक्सेल पे कैलकुलेट करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा तो भी आप फायदे में ही रहने वाले हो, हर हालत में अच्छे प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। ये बेसिकली अगर स्ट्रैटेजी आप लास्ट 20 साल से बैक टेस्टिंग करोगे तो देखोगे आप कि वॉट एवर द मार्केट कंडीशन यू फेस, किसी भी तरीके की मार्केट कंडीशन फेस है, लेकिन आप आसानी से 20% रिटर्न आसानी से कमाओगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, गोल्ड वाली को, जो मैंने बताया। जब भी मार्केट का पी लेवल 24 को क्रॉस करता है आप गोल्ड में निवेश कर दीजिए। बेसिकली ये मेरे ऑब्जर्वेशन है जो मैंने कुछ नोटिस करे 10-15 साल से। आप भी, मैं चाहता हूं कि आप भी खुद एक बार एनालिसिस करें। आप देखें कि जब भी मार्केट का पी लेवल 25 को क्रॉस करता है उस समय अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो कितना रिटर्न्स मिलता है नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स में। ये 3-4 साल के ऑब्जर्वेशंस मैंने नोटिस करे, मतलब 15 साल में 3-4 इंस्टेंसेस मैंने नोटिस करे। जब भी, अब मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि जब भी मार्केट का पी लेवल 24 को क्रॉस करता है वो अपना प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। SIP अगर लॉन्ग बहुत बड़े अमाउंट की नहीं जाती ठीक है, अदरवाइज लमसम पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना आपको, लेकिन उस प्रॉफिट को आपको गोल्ड में निवेश कर दीजिए अगर आप यू आर ओके विद सम वॉलेटिलिटी। लेकिन बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करना है तो उस पैसे को FD में रखिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज आप कुछ पैसा नहीं कमाने वाले और अगर मार्केट गिरा तो आप जितना भी प्रॉफिट है वो सारा लॉस में हो जाएगा। और इफ़ यू आर सेविंग फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, तो ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए और आई थिंक आपको काफ़ी हद तक मैंने हेल्प कर पाया हूँगा। देखो अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हो इस अप्रोच से तो मैं चाहता हूँ कि नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को मैं आई विल ट्राई कि मैं आपको कन्विंस कर सकूँ, मैं और फैक्ट्स और कुछ डेटा रख सकूँ आप लोगों के सामने, जो भी आपके सवाल होंगे उसके बेसिस पर। तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और हमें लगा कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि आपको और समझाना चाहिए तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा आपके क्वेश्चंस के, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके सवालों के लिए, और उसको और क्लेरिफाई करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके की अप्रोच, इस तरीके की एसेट एलोकेशन के साथ अपना निवेश करना स्टार्ट करें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे हमारा 700 लाइक्स का टारगेट है। कुछ ऑब्जर्वेशंस मैंने बता दिए, अगर ये ऑब्जर्वेशंस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिए।
700 लाइक्स का टारगेट है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल, फ्रेंड जहाँ भी पहुँचाना चाहते हो शेयर ज़रूर कीजिए और बेल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो। हम इस तरह की पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको अपने हमें चैनल के माध्यम से हमेशा देते रहते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। इंटरनेशनल इक्विटी के बारे में बात करेंगे, आगे गोल्ड के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जो मैं जिस पर मेरी रिसर्च कर रहा हूँ और वो रिसर्च जैसे तैयार होगी तो हम वीडियो प्रेजेंट करेंगे, आप लोगों के सामने जल्दी आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।